singly reinforced section can be designed, singly reinforced सेक्शन, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले स्टेटमेंट को। तो पहला पॉइंट लिखिए सब लोग, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, पहला पॉइंट लिखिए, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कैन बी डिजाइन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कैन बी डिजाइन मैक्सिमम अप टू, singly reinforced section can be designed maximum up to maximum up to balance section, balance section, maximum up to balance section, because over reinforced section, because over reinforced section, over reinforced section gives the brittle failure, gives the brittle failure, over reinforced section gives the brittle failure, brittle failure। ब्रिटल फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डबली रेनफोर्स सेक्शन इज डिजाइन, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन इज प्रोवाइड व्हेन, डबली रेनफोर्स सेक्शन इज प्रोवाइड व्हेन, अब इसके सब पॉइंट लिखेंगे, पहला हो जाएगा इसका सब पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड इज मोर देन एमआर बैलेंस, बेंडिंग मोमेंट, इसका सब पॉइंट होगा पहला, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड इज मोर देन एमआर बैलेंस, इसी का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मेंबर रेस्ट्रिक्टेड, डायमेंशन ऑफ मेंबर रेस्ट्रिक्टेड, डायमेंशन ऑफ मेंबर रेस्ट्रिक्टेड, इसी का तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेड ऑफ मटेरियल कैन नॉट चेंज, ग्रेड ऑफ मटेरियल कैन नॉट चेंज, grade of material cannot change, grade of material cannot change, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन तीन सिचुएशन में हम लोग देते हैं, जब बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो, लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आया है वो ज्यादा है एमआर बैलेंस से, डायमेंशन बढ़ा नहीं सकते, डायमेंशन ऑफ मेंबर रेस्ट्रिक्टेड, एंड मटेरियल चेंज नहीं कर सकते, ग्रेड ऑफ मटेरियल कैन नॉट चेंज। सो इन दैट सिचुएशन हम लोग जो है वो डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ ये सेकंड पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट सिंगली वाला था, दूसरा ये हो गया। नाउ तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट के अंदर तीसरा पॉइंट, इफ एरिया ऑफ, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इफ टेंसाइल एरिया ऑफ स्टील इज डबल्ड, इफ tensile area of steel is doubled, then MR increase by 25% only. If tensile area of steel is doubled, then MR increase by 25%, MR increase by 25% only। तो जो MR इंक्रीज होगा वो ओनली 25% तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम लोग ये वाला पॉइंट लिख चुके हैं, ये हो गया, ये सारे पॉइंट हो गए, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट,
steel can be provided in compression side also. The steel यानी कि reinforcement, the steel can be provided in compression side also because behavior of steel in tension and compression, behavior of steel in tension and compression, behavior of steel in tension and compression up to Fy, Fy means yield point, up to Fy is same और उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। अगर हमने स्टील का वैल्यू Fy तक लिया है तो टेंशन और कंप्रेशन में बिहेवियर सेम होगा। ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, ग्राफ वगैरह सारा बना चुके हैं, तो जरूरी नहीं है, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अब आते हैं आगे, चलो चले। अब यहाँ पे कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अगर हम कंप्रेशन में स्टील लगाते हैं दोस्तों, तब क्या होगा, अगर हमने कंप्रेशन में स्टील लगाया है तो ये लॉन्ग टर्म में डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंप्रेशन स्टील रिड्यूस द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज। क्रीप और श्रिंकेज की वजह से लॉन्ग टर्म में जो डिफ्लेक्शन होता है वो रिड्यूस कर देता है कंप्रेशन स्टील। तो ये पॉइंट लिखिए, कंप्रेशन स्टील reduce the long term deflection due to creep and shrinkage compression steel reduce the long term deflection due to creep and shrinkage. Next point, compression steel increase the ductility in the member। अगर आप compression steel provide करते हैं तो it increase the ductility in the member, so it can be used in earthquake resisting structure। EQ माने earthquake। Compression steel increase the ductility in the member, so it can use earthquake resisting structure तो इसका हम लोग जो है अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये सिंपल पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे मेन पॉइंट के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट को पहले समझ लेते हैं, बाद में इसको आगे बढ़ते हैं, तो पहले इधर ध्यान दो सब लोग। हम रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने रेनफोर्समेंट जो लगाया था स्टार्टिंग में जब हम बात किए थे, तो हमने ये बोला था कि जिधर की साइड टेंशन आएगा उधर की साइड हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे। जिधर की साइड टेंशन आएगा उधर की साइड हम लोग क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे।
यही हमने सोच के जो है रेनफोर्समेंट जो है वो रेनफोर्समेंट लगाया था बीम के अंदर, हाँ या ना? एवरीवन से यस और नो। भाई जिधर की साइड टेंशन आ रहा है उधर की साइड हम लोग टेंशन रेनफोर्समेंट देंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगर ये बात सही है तो मैं पहला ले लेता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, और मान लेते हैं इसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है कुछ ऐसा, एंड इट इज द पॉजिटिव, इट इज द पॉजिटिव। और इस बीम को अगर मैं शो करूंगा तो ये बीम हो जाएगा, और इस बीम में जब आप यूडीएल लोड लगाएंगे तो इस पॉजिटिव की वजह से ये जो बीम है वो कुछ ऐसे बेंड करेगी, ये कुछ ऐसे बेंड करेगी, और इस तरीके से बेंड करती है तो भाई मेरे पास में इधर की साइड क्या आ रहा है, दैट इज द कंप्रेशन, और इधर की साइड आ रहा है टेंशन, इधर की साइड आ रहा है टेंशन। आ रहा नहीं आ रहा? तो इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा नीचे की साइड। इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो कहां दिया जाएगा? नीचे की साइड। सो दिस इज द टेंशन रेनफोर्समेंट। सो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज द एएसटी, एएसटी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो टेंशन स्टील हम लोग दे रहे हैं वो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस दे रहे हैं, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो टेंशन किधर आ रहा है? टेंशन आ रहा है बिलो न्यूट्रल एक्सिस, बिलो न्यूट्रल एक्सिस। तो एएसटी भी जो कहां दिया जा रहा है? बिलो न्यूट्रल एक्सिस दे रहे हैं। ये हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। दूसरा अगर हम देखें कैंटिलीवर बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, तो कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों यूडीएल, और इस यूडीएल की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो बनेगा, वो आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं इसका बीम बनाता हूं तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास बीम कुछ ऐसे, लुक एट दिस, और इसका अगर हम डिफ्लेक्टेड शेप शो करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, हियर इट इज, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कंप्रेशन होगा नीचे एंड ऊपर हो जाएगा, दिस इज द टेंशन, ऊपर हो जाएगा टेंशन। तो इसमें जो एएसटी दिया जाएगा वो एएसटी दिया जाएगा कुछ ऐसे ऊपर की साइड। सो ये हो जाएगा आपके पास में, ये क्या हो जाएगा? दिस इज द, ये हो जाएगा एएसटी, एएसटी। और ये कहां पे दे रहे हैं हम लोग? अबव न्यूट्रल एक्सिस। ये कहां पे दे रहे हैं हम लोग? अबव न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज फॉर अबव न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? अगर मैं इसी चीज को आपको अलग मोड में पूछता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई ये जो स्टील है ये पॉजिटिव स्टील है, दिस इज द पॉजिटिव स्टील, पॉजिटिव स्टील, और ये जो है वो मेरे पास में नेगेटिव स्टील है, ये मेरे पास में नेगेटिव, नेगेटिव मोमेंट की वजह से नेगेटिव स्टील, यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट। क्लियर हो गया? और ये हम लोग कहां पे दे रहे हैं? अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो कैंटिलीवर में जो टेंशन होता है वो अबव द न्यूट्रल एक्सिस होता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड में जो टेंशन होता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होता है। कैंटिलीवर में हम टेंशन रेनफोर्समेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, कैंटिलीवर में जो टेंशन रेनफोर्समेंट है अबव द न्यूट्रल एक्सिस लगेगा, सिंपली सपोर्टेड में जो है वो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस लगेगा। ये तो बात हुई दोनों की। और इसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए, इसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए इन दोनों से, अगर मैं कंक्लूड करता हूं, कंक्लूजन करता हूं तो क्या होगा? कंक्लूजन के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आता है मेरे पास में स्पान, दिस इज द स्पान, और ये आते हैं मेरे पास में सपोर्ट, ये आते हैं सपोर्ट। ठीक है, अगर मैं स्पान मोमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर मैं स्पान मोमेंट की बात कर रहा हूं तो स्पान के ऊपर पॉजिटिव मोमेंट आता है, और पॉजिटिव मोमेंट के लिए हम लोग बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन रेनफोर्समेंट देते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? स्पान के लिए, स्पान के लिए, स्पान मोमेंट, स्पान मोमेंट के लिए हम लोग जो है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं। और ये जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है
वो रेनफोर्समेंट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस दिया जाता है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस दिया जाता है। कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन ये हो जाएगा, अगर मैं सपोर्ट मोमेंट की बात करता हूं तो सपोर्ट के ऊपर जो मोमेंट आया है वो नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है, और नेगेटिव के लिए जो स्टील दिया जाता है अबव द न्यूट्रल एक्सिस देते हैं। तो ये हो जाएगा सपोर्ट मोमेंट। सपोर्ट मोमेंट जो रहता है ये हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं, ये नेगेटिव मोमेंट होता है, दैट इज द नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव सपोर्ट मोमेंट के लिए हम लोग जो रेनफोर्समेंट देंगे वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा, और ये जो प्रोवाइड करते हैं वो अबव न्यूट्रल एक्सिस करते हैं, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द अबव न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी बोल सकते हैं, स्पान मोमेंट को मैं एक टर्म्स और भी बोल सकता हूं, दैट इज द सेगिंग मोमेंट। इसको मैं सेगिंग भी बोल सकता हूं। सपोर्ट मोमेंट को मैं होगिंग भी बोल सकता हूं, सपोर्ट मोमेंट को मैं होगिंग भी बोल सकता हूं। ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं, है ना, कुछ रटना नहीं है, ऑब्जर्वेशन से हम बात कर रहे हैं। सिंपली सपोर्ट हो गया, कैंटिलीवर हो गया, राइट। अब हमारे पास में जो तीसरा बीम आता है, जो नेक्स्ट बीम आएगा, वो बीम आ जाता है दोस्तों मेरे पास, मान लेते हैं हम लोग जो है वो कंटिन्यूअस बीम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंटिन्यूअस बीम ले लिया, दिस इज द कंटिन्यूअस बीम, और इसके ऊपर मान लेते हैं यूडीएल लोड लग रहा है, फॉर एग्जांपल यूडीएल लोड लग रहा है। तो सपोर्ट के ऊपर, फिक्स सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मोमेंट आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव मोमेंट आएगा, इसके ऊपर जो मोमेंट आएगा नेगेटिव होगा, और इसके ऊपर नेगेटिव मोमेंट होगा। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, एंड इट इज द नेगेटिव। सपोर्ट पे जो मोमेंट आ रहा है वो नेगेटिव होगा, और स्पान पे जो आ रहा है, स्पान पे जो आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। अभी अभी हमने जो बात करी है उसके हिसाब से ये मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं ताकि मेरे लिए आसानी रहे। अभी अभी हमने जो बात करी है उसके अंदर हमने क्या देखा, कहां गया, ये रहा, कि भाई स्पान मोमेंट के लिए पॉजिटिव होता है और ये बिलो द न्यूट्रल एक्सिस देते हैं। तो मैं यहां पे अगर बात करता हूं तो स्पान के लिए जो मोमेंट होगा उसके लिए जो स्टील दिया जाएगा वो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होगा, इसके लिए बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होगा, इसके लिए बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होगा। क्लियर? अगर मैं, अच्छा ये तो हो गया बिलो द न्यूट्रल एक्सिस के लिए। अगर मैं सपोर्ट मोमेंट की बात करता हूं तो सपोर्ट मोमेंट के ऊपर जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा नेगेटिव होगा, अबव द न्यूट्रल एक्सिस देंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो भाई मेरे पास कहां गया डायग्राम, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो इस नेगेटिव के लिए यहां पे स्टील दिया जाएगा, इस नेगेटिव के लिए यहां पे स्टील दिया जाएगा, इस नेगेटिव के लिए यहां पे दिया जाएगा, और इसके लिए यहां पे दिया जाएगा। सो दिस इज द AST नेगेटिव, ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज द AST नेगेटिव। तो ये भी AST नेगेटिव है, ये भी AST नेगेटिव है, और ये भी AST नेगेटिव है, और ये मेरे पास में हो जाएंगे AST पॉजिटिव, दिस इज द AST पॉजिटिव, दिस इज द AST पॉजिटिव, दिस इज द AST पॉजिटिव। तो कंटिन्यूअस बीम के लिए हम जो हैं वो इस तरीके से मोमेंट देते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके। चलो ये कहानी भी हुई। अब इसी के साथ हम एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। टेंशन स्टील जो दिया जाता है वो जिधर की साइड टेंशन होगा उधर की साइड हम लोग बात करते हैं, उधर की साइड हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी बिल्डिंग ऐसी है, फॉर एग्जांपल चाहे वो दिल्ली में हो या अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट इंडिया में, मिजोरम सिक्किम की साइड अगर हो जहाँ पे अर्थक्वेक जोन ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी, फॉर एग्जांपल हम लोग वहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं, और उस बिल्डिंग के अंदर अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये मेरे पास में कोई भी एक बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, हियर इट इज, और इसमें ये एक बीम लगा है,
बीम लगा, कंटिन्यूस बीम ही है, लुक एट दिस इज द वन, बट एक बीम मान लेते हैं। अगर हम इसमें ये बोलते हैं कि अगर इस बिल्डिंग पे जो है अर्थक्वेक फोर्सेस लगते हैं या विंड फोर्स लगता है, हम ये जानते हैं दोस्तों अर्थक्वेक फोर्सेस के बारे में कि अर्थक्वेक फोर्सेस क्या होता है। अर्थक्वेक फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास में एक मैंने ये सेगमेंट उठा लिया, ओनली ये वाला ये सेगमेंट उठा लिया, तो अर्थक्वेक फोर्सेस में P और S वेव मूव करती हैं, P और S वेव मूव करती हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। P वेव इधर जाएगी तो S वेव इधर आती है सामान्यतः। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा, तो इसका इफेक्ट समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस रूम में भी आप बैठे हो वहां से बाहर चलते हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट हो रहे हैं तो माइंड खराब हो गया, चाय पीने चलते हैं। इंजीनियर के लिए चाय सबसे बड़ी होती है। तो आप जा रहे हैं, आप दो अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, बाइक पे बैठे या स्कूटी पे जो भी हैं। अगर आप पीछे बैठे हैं और बाइक वाले ने सडनली स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, जैसे सडनली स्टार्ट कर देता है तो वेस्ट के नीचे का जो पोर्शन है वो स्कूटी या बाइक से टच में है, वेस्ट के ऊपर का जो पोर्शन है वो फ्री है। तो जैसे सडन स्टार्ट करते हैं तो वेस्ट के नीचे का पोर्शन उस बाइक या स्कूटी के साथ आगे बढ़ जाता है, तो आप पीछे की साइड धक्का फील करते हैं। अगर सडन स्टार्ट कर देते हो तो पीछे की साइड धक्का फील करते हो, न्यूटन्स लॉ है ये, राइट। तो सडनली आप क्या करते हो, पीछे की साइड फील करते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ यानी कि P वेव अगर ऐसे लगी तो स्ट्रक्चर पीछे की साइड फोर्स मूव करता है। चलो ठीक, अब क्या हुआ, मान लीजिए सडन ब्रेक लगा दिया, ये तो सडन स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पीछे की साइड मूव कर रहा है। अब सडन ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, वेस्ट के नीचे का पोर्शन स्टेबल सिचुएशन में आ गया, लेकिन ये ऊपर वाला तो अभी भी जो है मोशन में मूवेबल है। तो आप क्या करते हो, जैसे सडन ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की साइड धक्का फील करते हैं, न्यूटन्स लॉ। क्या होता है कि भाई वेस्ट के नीचे का पोर्शन सडनली स्टेबल पोजीशन में आ गया, स्टैटिक सिचुएशन में आ गया, बट ये अभी भी मूवमेंट में, तो आप आगे की साइड फील करते हैं। ठीक है, यही चीज जो है P और S वेव की है। जब P वेव लगी तो आप पीछे गए, सडन स्टार्ट किया तो आप पीछे गए, सडन रोक दिया तो आप आगे आए। ये होता है एक कंसिडरेबल ड्यूरेशन, आप इसको फील भी कर सकते हैं और करा भी होगा। लेकिन अगर एक ही मिनट के अंदर लाखों बार अगर आपको इस तरीके का फील करवा दें, 2-4 बार नहीं, लाखों बार अगर आपको एक मिनट के अंदर या 10 सेकंड में या 15 सेकंड में अगर लाखों बार ये फील करवा दें, तो बॉडी की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी फील करने की कि मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है। देन दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। इसीलिए अर्थक्वेक जब आते हैं तो सडन फेलियर देते हैं, चाहे आप कैसा भी करो, कोलैप्स हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये स्ट्रक्चर में P वेव लगा तो इसका जो बिहेव होगा वो कुछ ऐसे होगा, S वेव लगी तो ये बिहेवियर देगा, वो कुछ ऐसे देगा। पहले ये ऐसे हो गया, अब ये ऐसे हो गया, लाइक दिस। और अगर ये लाखों बार हो रहा है तो ये कुछ ऐसे करेगा। तो इसमें जो स्ट्रेसेस मूव करेगी वो स्ट्रेसेस मूव करती है कुछ ऐसे, ये स्ट्रेसेस मूव करती है कुछ ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा मूव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर मैं इस बीम को यहाँ पे बना दूं तो इस पॉजिटिव की वजह से स्टील मैंने यहाँ दिया, इसकी वजह से स्टील मैंने यहाँ दिया, इसकी वजह से स्टील यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे स्टील दिया, टेंशन स्टील दे दिया मैंने। पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, बट इस टेंशन स्टील दे दिया। ड्यू टू दिस अर्थक्वेक फोर्स व्हाट हैपेंड, जब ये P वेव लगा तो ऐसा बिहेवियर आया, S वेव की वजह से इसका बिहेवियर सडन बदल जाएगा। यानी कि पहले जिधर की साइड टेंशन था उधर की साइड अब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। तो बिहेवियर ऑफ दिस स्ट्रेस इज चेंज लाइक दिस। अब मेरे पास में टेंशन इधर है, टेंशन इधर है, टेंशन जो है अब मेरे पास में इधर है, यानी कि ये पूरी तरीके से बदल चुकी है।
तो अब मैं टेंशन स्टील यहां लगाऊंगा, इसकी वजह से यहां लगाऊंगा, इसकी वजह से यहां लगाऊंगा, इसकी वजह से यहां पे लगाऊंगा, इसकी वजह से यहां लगेगा, इसकी वजह से यहां लगेगा। और इस चीज को बोला जाता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। और ये आता है अर्थक्वेक की वजह से। तो जहां कहीं पे भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आता है वहां पे चाहे मोमेंट अंडर का है या बैलेंस का है, ओवर है तो वैसे ही देंगे, अगर अंडर का है या बैलेंस का है, हम सेक्शन हमेशा डबली की तरह डिजाइन करेंगे। डजंट मैटर वेदर द सेक्शन इज बिलोंग टू अंडर, ओवर, अंडर नॉट ओवर, अंडर और बैलेंस। आ गया समझ में? तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लग रही है, तब उस केस में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस अर्थक्वेक की वजह से आती है। तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस अगर लग रहा है, देन द मेंबर ऑलवेज डिजाइन एज द डबली रेनफोर्स, डजंट मैटर द सेक्शन इज अंडर और बैलेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 80 है, एम आर बैलेंस का वैल्यू अगर 100 है, तो भी मैं दोनों साइड स्टील दूंगा। कितने के लिए देंगे वो आपको सिलेबस में नहीं है, वो फिर यूपीएससी वालों के लिए छोड़ दो। आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस अगर आता है तो वो डबली की तरह डिजाइन होगा, चाहे मोमेंट कुछ भी हो, चाहे सेक्शन कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि दोनों साइड टेंशन आता है। क्लियर है? आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। हाँ या ना एवरीवन? तो ये आ जाता है हमारे पास में अंडर अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस अगर लग रहा है, तब उस केस में हम लोग जो है वो डबली रेनफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं। चलो ये पॉइंट तो हो गया। पहले तो इसी पॉइंट को लिखो, पहले तो इसी पॉइंट को लिखो। जो भी हमारे पास पॉइंट चलते आ रहे थे उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और आंसर जब भी कुछ पूछा जाए ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर क्लास में अगर आप बैठे हो ऑफलाइन के अंदर, तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन देख के पता लग सकता है कि आपको समझे हैं या नहीं समझे हैं, या वापस बताना है या और किसी और मोड में बताना है। तो वो पॉसिबल है बट इन ऑफलाइन क्लास, बट नाउ वी आर इन ऑनलाइन क्लास। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट और कितना सीखे हो, ये प्योरली जो है इंडिकेट होता है कमेंट के द्वारा। सो आई रिक्वेस्ट यू, वेन एवर आस्क यू समथिंग दैट रिप्लाई इट और एनीथिंग, बी क्विक कि सर हाँ ठीक है या नहीं है, तो जो भी है बट उसको लिखिए ताकि समझ सके, है ना। फालतू ये बार बार बोलने में अगर मैं 1 मिनट भी खर्च कर रहा हूं तो तुम्हारा ही लॉस हो रहा है। तो डोंट डू दैट एटलीस्ट इन माई क्लास। चलिए, तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। आसान सी चीजें हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो भी हम पॉइंट चलते आ रहे थे मेन पॉइंट के अंदर है। इफ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ओब्लिक मेंबर, if structure oblique member is subjected to, if structure oblique member subjected to structure oblique member subjected to reversal of stress, subjected to reversal of stress, subjected to reversal of stress due to earthquake, reversal of stress due to earthquake, reversal of stress due to earthquake, then the structure is always designed, then the member is always designed as a doubly reinforced
then the member is always designed as a doubly reinforced, then the member always designed as a doubly reinforced. Doesn't matter the section is under or balance. Doesn't matter the section is, then the section is अंडर और बैलेंस, चाहे अंडर हो या बैलेंस हो, अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस से हैं तो हम लोग उसको जो है वो डबली की तरह डिजाइन करेंगे। डबली माने दोनों साइड स्टील लगाएंगे। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने इसी चीज को अलग तरीके से पूछ लिया। मतलब एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है आई थिंक, या किसी स्टेट पीएसयू का है। एग्जामिनर ने क्या लिखा कि उस एग्जामिनर को पता क्या चाहिए था, उनको ये चाहिए था कि वो इन तीनों चीजों को, 1, 2 और इन तीनों को एक साथ एग्जाम में पूछें। तो उसने क्या करा, उसने ये लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा, बड़ा अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है, जिसको ये समझ में होगा वही बता पाएगा। क्वेश्चन ये लिखा गया कि अगर कोई भी बीम 2 से ज्यादा सपोर्ट के ऊपर रेस्ट कर रही है, रेस्ट का मतलब लगी हुई है, 2 से ज्यादा सपोर्ट के ऊपर लगी हुई है, तब वो बीम डिजाइन होगी सिंगली की तरह, डबली की तरह, या और भी कुछ ऑप्शन बना रखे थे। तो बताइए क्या होगा। डबली माने दोनों साइड स्टील लगा हुआ है, सिंगली माने एक साइड लगा हुआ है, सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, दैट इफ ए बीम इज रेस्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स देन इट इज डिजाइन एज सिंगली, डबली और जो भी ऑप्शन बना रखे थे। तो अगर मेरे पास में बीम 2 सपोर्ट से ज्यादा पे अगर लगी होती है तो वो कंटिन्यूअस बीम कहलाती है, और कंटिन्यूअस बीम में हम लोग दोनों साइड स्टील देते हैं, तो ये डबली की तरह डिजाइन होगी। आ गया समझ में। तो अगर कोई भी बीम मोर देन 2 सपोर्ट से ज्यादा पे अगर रेस्ट कर रही है देन इट इज डिजाइन एज द डबली। तो ये भी नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, बट इट्स ओके। सो इसको लिखिए। आप ऐसे थ्योरी समझाते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, बट न्यूमेरिकल भी ऐसे ही प्यार से समझाया करो। विशाल, ये जो आप अभी ओनली फील हो रहा है, न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दिया गया और वो सारी चीजों का रिकॉल था, तो थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन साथ रहिए, सब हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, चलिए तो पॉइंट लिखो। इसी को लिख लेते हैं हम लोग। इफ ए बीम supported by more than 2 support, if a beam supported by more than 2 support, ब्रैकेट में लिख लो कंटिन्यूअस बीम, supported by more than 2 support, then it is designed as doubly reinforced. It is designed as doubly reinforced. और ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला बना लो फटाफट। हाँ, ये वाला फटाफट बना लीजिए। सो अब आपको पॉजिटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट, स्पान मोमेंट, सपोर्ट मोमेंट, सेगिंग मोमेंट, हैगिंग मोमेंट,
इसके साथ साथ मोमेंट हटा के अगर मैं रेनफोर्समेंट लिख दूं तो अब आपके माइंड के अंदर थोड़ी बहुत पिक्चर तो बन जाएगी। सेगिंग माने स्पान, स्पान माने पॉजिटिव और ये नीचे लगेगा। होगिंग माने सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि नेगेटिव और ये ऊपर लगेगा। तो ऐसा कुछ आइडिया, एक मोटा मोटा पिक्चर बना लो। कितना लगेगा वो आगे हम बात करेंगे। सो ड्रॉ दिस वन। एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? एनीवन? चलो कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम सेक्शन को एनालिसिस करना चाह रहे हैं। एनालिसिस यानी कि हम जो है वो इसके लिए एक्स ए, एक्स सी, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। दैट इज आवर एम। तो जब हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं तो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट के। कंसेप्ट ऐसे निकालते हैं। दूसरी बात, हम WSM की बात कर रहे हैं तो WSM होमोजीनियस सेक्शन को लेके बात करता है, कंपोजिट को लेके बात नहीं करता। होमोजेनियस माने या तो पूरा का पूरा कंक्रीट का हो या पूरा का पूरा स्टील का हो। अभी अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर मेरे पास बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जो है वो स्टील लगा हुआ है और यहाँ पे कंप्रेशन में भी स्टील लगा है, कंप्रेशन में खैर कंक्रीट भी है। तो मुझे सबसे पहले इस एक्चुअल सेक्शन को क्या करना होगा? ट्रांसफॉर्म करना होगा होमोजीनियस सेक्शन के अंदर। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ? ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ होमोजीनियस सेक्शन के अंदर। तो ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे कंप्रेशन में क्या हो रहा है बाद में बात करेंगे, पहले टेंशन की बात कर लेते हैं। पहले टेंशन की बात कर लेते हैं। तो हम क्रैक सेक्शन की बात कर रहे हैं। क्रैक सेक्शन के अंदर जो है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हम लोग कंक्रीट नहीं मानते हैं। चलो ठीक है, पूरी की पूरी टेंसाइल स्ट्रेस स्टील के द्वारा ली जा रही है, ये भी ठीक है। अब इस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने इस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट किया और यहाँ पे लगा दिया। ये मैंने इस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करके मैंने इसको यहाँ लगा दिया। तो ये कंक्रीट हो जाएगा M × AST। M इज द मॉड्यूलर रेशियो फॉर द टेंशन स्टील। सिंपल। अब आते हैं ऊपर की साइड। ऊपर की साइड माने कि कंप्रेशन साइड में। कंप्रेशन साइड में हम ये अच्छे से जानते हैं कि भाई ये कंक्रीट यहाँ पे कंसिडरेबल है, हटाई नहीं गई है, क्योंकि कंप्रेशन में तो ये तो लोड लेगी और ये खुद भी लगी है, हटा नहीं रखी है। इसके साथ साथ हम ये बोलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे स्टील भी लगा रखा है, स्टील भी लगा रखा है, स्टील भी लगा रखा है। तो हमें इस कंप्रेशन स्टील को जो है वो इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करें? इस स्टील को मैं पहले तो ये हटा देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले ये स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? ये स्टील जितना लोड ले रही थी उतने ही लोड को ट्रांसफर करने के लिए जितना हमें एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए वो एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट हमने यहाँ पे लगा दिया। दिस इज द वन। ये समझने के लिए आप अच्छे से जानते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट लगा दिया। कितना एक्स्ट्रा होगा? तो ये जो एक्स्ट्रा होगा वो आ जाएगा मेरे पास
m इंटू ए एस सी, लेकिन कंप्रेशन में मॉडुलर रेशियो हम लोग ज्यादा लेते हैं, तो 1.5 m इंटू ए एस सी। टेंशन में मॉडुलर रेशियो m होता है, कंप्रेशन में 1.5 m होता है। ज्यादा क्यों, अभी हम बाद में बात करेंगे, वो ज्यादा वाली बाद में बात करेंगे। तो क्या हो गया कि ये स्टील जितना लोड ले रही थी उतने ही लोड को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट जितना चाहिए वो हमने यहां लगा दिया, वो हमने यहां लगा दिया। कहां पे लगाया, जहां पे लगा स्टील लगी थी वहां पे लगा दिया। तो दिस इज द डीसी। तो जब मैंने एक्स्ट्रा कंक्रीट लगा दिया तो ये वाली स्टील को निकाल देते हैं यहां से, हाँ या ना। तो मैंने ये स्टील यहां से निकाल दी, तो अब ये यहाँ पे खाली जगह बच गई। दिस इज द वेकेंट, ये हो जाएगा वेकेंट। और इस वेकेंट का एरिया कितना है, जितना स्टील का एरिया था वही एरिया है इतना, ये खाली जगह हो गई। तो अब मेरे पास में ये जो है ये वेकेंट कितना है, ये वेकेंट हो जाएगा मेरे पास, ये वेकेंट हो ये वेकेंट हो जाएगा ASC के बराबर। ये खाली जगह हो जाएगी यहाँ पे ASC के बराबर। जितना एरिया स्टील लगा था उतना ही तो खाली जगह होगी, अलग से तो होगी नहीं। तो ये वेकेंट पोर्शन बच गया। अब मेरे पास में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो ये पूरी कंक्रीट है जहां पे ये खाली जगह है, बाहर कंक्रीट लगी है जिसका एरिया ये है, जिसका एरिया ये है। सो नाउ दिस सेक्शन हैज बीन कन्वर्ट इनटू ट्रांसफॉर्म सेक्शन, और ये होमोजीनियस सेक्शन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म सेक्शन, ट्रांसफॉर्म सेक्शन, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म सेक्शन कर लिया। अब यहीं पे लगे हाथ हम इसकी बात भी कर लेते हैं। मॉडुलर रेशियो जो होता है, अगर मैं यहीं पे बात करता हूं, पहले आप इसको डायग्राम को बनाओ फिर आगे हम बात करते हैं। पहले ये डायग्राम बनाओ। चलिए, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब आपको जो लिखना है वो नीचे की साइड लिखना है, इसके बाद में लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसमें हो जाएगा दैट इज, पहला पॉइंट हो जाएगा, पहले समझो बाद में इसको लिख लेंगे। हम ये जानते हैं, देखिए हमारे पास में जो बीम है, सुनना ध्यान से, जो बीम सेक्शन है ये आपके पास में ये आपके पास में बीम सेक्शन है। लुक एट दिस, दिस इज द बीम सेक्शन। और ये बीम सेक्शन जब बेंट होगा तो ये बेंट होगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, ये बेंट हो जाएगा कुछ ऐसे, हियर इट इज, ठीक है, ऐसे कुछ बेंट होगा। और ये आपके पास में न्यूट्रल एक्सिस वाला प्लेन है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस प्लेन, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस प्लेन। और यहाँ पे क्रेक अपीयर हुआ, क्रेक अपीयर हुआ तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टील हमने प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे हमने स्टील प्रोवाइड कर दी। क्यों प्रोवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्रेक हो चुका है। लुक एट दिस, दिस इज द क्रेक, और इस क्रेक के ऊपर पूरी की पूरी टेंशन जो है वो स्टील ले रहा है। वहीं अगर मैं कंप्रेशन में स्टील लगाता हूँ तो मैंने ये कंप्रेशन में स्टील लगा दिया। लुक एट दिस, दिस इज द कंप्रेशन में स्टील लगाया, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज द ASC, दिस इज द ASC। और ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज द AST, दिस इज द AST, है ना। और ये न्यूट्रल एक्सिस प्लेन है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस प्लेन। नाउ द पॉइंट इज दैट कि जब हमारे पास में ये बीम सेक्शन होता है तो हम ये अच्छे से जानते हैं, कंक्रीट से स्टील में जो फोर्सेस जाते हैं या जो स्ट्रेसेस जाती हैं वो बॉन्ड के द्वारा जाती हैं।
भाई लोड जो लग रहा है वो तो बीम पे कंक्रीट पे लग रहा है। स्लैब से बीम में जो लोड गया है, स्लैब से बीम के अंदर जो लोड गया वो कंक्रीट से फिर कंप्रेशन स्टील से, कंप्रेशन स्टील में, फिर वापस कंक्रीट में, एंड देन टेंशन स्टील में। तो ये जो फोर्स ट्रांसफर होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, वो बॉन्ड के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? वो ट्रांसफर होता है दैट इज बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा होता है। तो जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतनी ही अच्छी तरीके से स्ट्रेसेस ट्रांसफर होगी। और बॉन्ड हम लोग इंश्योर करते हैं स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन के द्वारा। बॉन्ड हम इंश्योर करते हैं स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन के द्वारा, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सराउंडिंग कंक्रीट, सराउंडिंग कंक्रीट। जबकि हम ये जानते हैं कि भाई कंक्रीट के अंदर दो पैरामीटर ऐसे हैं, कंक्रीट में दो पैरामीटर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर इसकी कैपेसिटी को बदलते हैं। That parameter is known as the shrinkage and creep. That parameter is known as the shrinkage and creep. Shrinkage and the creep. ये दो पैरामीटर ऐसे हैं जो कंक्रीट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसको चेंज करते हैं। अब अगर हम इन दोनों की अगर हम बात करें तो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब कंक्रीट आप पेस्ट करते हैं तो एक्सपांडेड वॉल्यूम में होती है, तो टाइम के साथ ये क्या करती है? अपना वॉल्यूम श्रिंक करती है। तो श्रिंक करती है तो वापस अपने शेप में गेन करने की कोशिश करती है, यानी कि जो डिफॉर्मेशन पहले था उस डिफॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। उस डिफॉर्मेशन को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। कंक्रीट अपने डिफॉर्मेशन को रिड्यूस कर रही है, तो ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ये वैल्यू भी रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होगा तो हम लोग ये बोलते हैं मेरे पास में दैट इज, ये होता है एप्सिलॉन एस। तो अगर ये रिड्यूस हुआ तो स्ट्रेसेस भी कम होगी, स्ट्रेसेस भी कम होगी, होगी नहीं होगी? तो श्रिंकेज की वजह से अगर मैं देखता हूं, श्रिंकेज की वजह से अगर मैं देखता हूं तो भाई मेरे पास में स्टील में, कौन सी स्टील? टेंशन स्टील में, टेंशन स्टील में, टेंशन स्टील में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं वो रिड्यूस होती हैं ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। क्लियर हो गया? टेंशन स्टील में स्ट्रेसेस रिड्यूस होती हैं, जबकि क्रीप की वजह से इसमें टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज होती हैं। रिपीट कर देता हूं, टेंशन स्टील के लिए श्रिंकेज की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है वो रिड्यूस होती हैं, बट क्रीप की वजह से ये स्ट्रेसेस इंक्रीज होती हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है m का वैल्यू लेते हैं सडनली थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं कंप्रेशन स्टील में आता हूं, तो कंप्रेशन में कंक्रीट वैसे ही स्ट्रॉन्ग है और वो कंप्रेस हो रही है, तो दोनों की वजह से इसमें स्ट्रेसेस बढ़ती हैं। तो जब ज्यादा स्ट्रेस आ रही है तो ज्यादा स्ट्रेस को ट्रांसफर करने के लिए मुझे ज्यादा कंक्रीट चाहिए होगी। देखती सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स होगा, फोर्स माने स्ट्रेस, तो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मुझे कंक्रीट चाहिए होगा। तो कंप्रेशन स्टील में ड्यू टू हायर इफेक्ट ऑफ क्रीप वी टेक द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो हायर इन द कंप्रेशन स्टील देन द टेंशन स्टील। ठीक है? तो कंप्रेशन स्टील में क्रीप का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा मॉडुलर रेशियो लेना होता है बजाय टेंशन स्टील के। क्लियर हो गया? तो यही पॉइंट हम लोग जो है आगे लिखने वाले। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट करके लिखो, है ना। इस पहला पॉइंट लिखिए इस डायग्राम के बाद में। पहला पॉइंट लिखिए, द टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील shrinkage reduce the tensile stress in tension steel. Shrinkage reduce the tensile stress, but creep increase the creep ये टेंशन स्टील की बात कर रहे हैं। In tension steel, shrinkage reduce the tensile stress, but creep induce
क्रीप इंड्यूस एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस, बट क्रीप इंड्यूस एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस। क्रीप जो होता है वो एडिशनली टेंसाइल स्ट्रेस देता है। ये हमने टेंशन स्टील के लिए बात करी है। तो आपने जो पहला पॉइंट लिखा है ना, इन टेंशन स्टील, तो इन टेंशन स्टील को अंडरलाइन कर लो, ये टेंशन स्टील के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इन कंप्रेशन स्टील, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन कंप्रेशन स्टील, इसको अंडरलाइन करिए। इन कंप्रेशन स्टील, इन कंप्रेशन स्टील, आगे लिखो डैश करके, बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप, बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप, बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप, बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप induce more tensile induce more stresses. Both shrinkage and creep induce more stresses, more stresses. तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में क्रीप और श्रिंकेज की वजह से ज्यादा स्ट्रेस आती है। ठीक है, आगे करके लिखो, ड्यू टू दिस due to this higher modular ratio, due to this higher modular ratio for compression steel, due to this higher modular ratio for compression steel, higher modular ratio for compression steel, ब्रैकेट में लिखिए, इज इक्वल टू 1.5 m, हायर मॉडुलर रेशियो फॉर कंप्रेशन स्टील, ब्रैकेट में लिखिए इक्वल टू 1.5 m, देन टेंशन स्टील, देन टेंशन स्टील, और टेंशन स्टील के लिए मॉडुलर रेशियो होता है 1.0 m, यानी कि m। तो कंप्रेशन स्टील में हम लोग ज्यादा मॉडुलर रेशियो लेते हैं 1.5 m, देन दे चलिए, तो ये हमारे पास में हो गया किसके लिए, ये हमारे पास हो गया 1.5 m ज्यादा क्यों लेते हैं उसके लिए। अब अगर मैं इस डायग्राम में शो करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में, दिस इज द बी, एंड ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो डी होता है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो आप लोग पहले से लिखे हुए हैं, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और ये हो जाएगा मेरे पास में दिस इज द एक्स ए, दिस इज द एक्स ए, और ये हम जानते हैं ये हो जाएगा डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। ये नोटेशन है सिंपल जो हम लोग जानते हैं पहले से। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जो है प्योरली एनालिसिस पोर्शन पे आ सकते हैं, यानी कि एक्स ए, एक्स सी और एम आर निकाल सकते हैं। इसके लिए एक्स ए, एक्स सी और एम आर निकाल सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको ओनली एक्स ए निकालना सिखाऊंगा आज के लिए, ताकि मैं कल इसको दोबारा रिपीट कर सकूं, जिसको डाउट रहे वो समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके नीचे हेडिंग लगाइए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहला हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए। अभी आप ओनली इसको सिर्फ निकालना सीखेंगे, लिखना नहीं है, कल हम लोग लिखेंगे, है ना। तो ध्यान से सुनो और जो जो पूछ रहा हूं उसका आंसर देते जाना, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम क्या जानते हैं, कंसेप्ट क्या कहता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट के। सिंपल सी बात है, यही होगा। तो जब मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट देखता हूं तो भाई मेरे पास में पता नहीं क्या बना हुआ है, नहीं समझ में आ रहा। तो नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं,
मैं अपनी सहूलियत के लिए क्या मान लेता हूं कि मैं सबसे पहले ये मान लेता हूं, ये मैंने सबसे पहले ये मान लिया, दिस इज द वन, ये हो जाएगा बी और एक्स ए, ये मैंने मान लिया सबसे पहले। दूसरा मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास में क्या होगा, ये हो जाएगा, यहां पे मैंने कंक्रीट मान लिया, लुक एट दिस, ये मैंने कंक्रीट मान लिया। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1.5 m इंटू ASC। मैं अपनी सहूलियत के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा कि भाई मेरे पास यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मैंने यहां पे पूरा कंक्रीट लिया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं यहां पे खाली जगह है, तो ये खाली जगह भी मूवमेंट कर चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस वेकेंट को जो है माइनस कर दूंगा बाद में, इस वेकेंट को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, और इसका एरिया ASC है और इसकी लोकेशन DC है, इसकी लोकेशन भी DC है। ये अपनी सहूलियत के लिए है, जो ये सेक्शन बना उसको समझने के लिए मैंने 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। तो सबसे पहले ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, तो बचा क्या, ये वाला, तो इसका मोमेंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज द B इंटू एक्स ए, B इंटू एक्स ए। किससे मोमेंट करेगा, इसके हाफ से, किससे मोमेंट करेगा, इसके हाफ से, तो ये हो जाएगा B इंटू एक्स ए बाई 2। क्लियर, सिंपल है। नाउ अब ये हो गया। चलो अब हम बाहर वाली कंक्रीट को मोमेंट करवा देते हैं, तो उसको मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है XA, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है XA। तो पहले इसका एरिया कितना, 1.5 m इंटू ASC, किससे मोमेंट करेगा, इस डिस्टेंस से, तो XA में से ये माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा XA माइनस DC। ये लो, पहले मैंने पूरे कंक्रीट को मोमेंट करा दिया, ये लिख दिया, ये वाला डायग्राम। फिर मैंने बाहर वाले को मोमेंट करा दिया, तो ये बाहर वाले का हो गया। अब जब मैंने इसको मोमेंट कराया था तो ये खाली जगह वाला कंक्रीट भी मोमेंट कर गया, मोमेंट कर गया ना, जबकि हम जानते हैं जब मैंने बाहर कंक्रीट लगा दिया तो ये जगह खाली हो गई, वेकेंट हो गया। तो इस वेकेंट का जो मोमेंट हुआ उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना एरिया का मोमेंट हुआ, जितना का स्टील लगा था, ASC, तो ये हो जाएगा माइनस ASC। किससे मोमेंट करेगा, इसी डिस्टेंस से करेगा, तो XA माइनस DC, तो ये मोमेंट करेगा XA माइनस DC से। और कोई बचा नहीं, बराबर हो जाएगा किसके, इसके, तो ये हो जाएगा दैट इज M इंटू AST D माइनस XA, M इंटू AST D माइनस XA। तो ये हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनती है कुछ ऐसे, लुक एट दिस। सो दिस इज द XA इक्वेशन। कई बार आपको बुक्स के अंदर ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में लिखी आती है, B इंटू XA स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब इसमें से क्या करें, ASC XA माइनस DC दोनों में है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 1.5 m माइनस 1 इंटू द ASC इंटू XA माइनस DC इज इक्वल टू M इंटू AST D माइनस XA। ये लिखा आता आपको बुक्स के अंदर, ये मिलेगा। बट दोस्तों चूंकि हम लोग कंसेप्ट को सीख रहे हैं और कैलकुलेटर अपने हिसाब से इक्वेशन बना रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया है। बाद में आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख लो, वो आपकी चॉइस है, बट ये ध्यान रख लो, आसान रहेगा, बिना रटे हम लोग लिख सकते हैं। जो कंसेप्ट है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एरिया ऑफ कंक्रीट का मोमेंट बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे एरिया ऑफ कंक्रीट के मोमेंट के, ठीक है। तो हमें ओनली कंक्रीट के एरिया का मोमेंट करना है, इसके अलावा और भी जो कुछ है, चाहे वो वेकेंट हो गया तो उसको माइनस कर दो, या कुछ एडिशनल हो गया तो भी उसको माइनस कर दो। हमें ओनली एरिया ऑफ कंक्रीट का मोमेंट इक्वेट करना है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी को, एनीवन? चलिए, तो अब आप चाहो तो ये इक्वेशन लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, लिखो या ना लिखो, इट इज योर चॉइस।
ये समझने के लिए, ताकि जो लिखा गया वो ध्यान में रहे या ना रहे, तो ये इक्वेशन लिख लो। और ये आप इसी का ट्रांसफॉर्म रूम है, तो मैं लिख लो, चाहो इसको भी, कोई इश्यू नहीं है, लिखो फटाफट। सो दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, नोट करिए। चलिए, तो आज के लिए क्लास को मैं यही जो है वो होल्ड कर रहा हूँ। एंड प्रैक्टिस सेशन का जो है आज नहीं होगा, कल के लिए मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, जिसको आपको प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ के आना है। इंट्रोडक्शन और सिंगली बाय WSM, इंट्रोडक्शन एंड सिंगली बाय WSM जो है अप टू WSM सिंगली जो पार्ट रहा है वहां तक का पूरा पार्ट आप जो है पढ़िएगा। और कल वाकई आधे